सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रिय छात्रों, पेंडेमिक यानी महामारी के इस विषम दौर में आप सब अपने अपने घरों में सकुशल, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं 2020 और 21 के इस नवीन सत्र में आप सबका महाविद्यालय परिवार की ओर से, बीएनडी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं संबोधित करने वाली हूँ द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के उन अपने प्रिय विद्यार्थियों को जो कि प्रथम वर्ष कला से उत्तीर्ण होकर के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज पदार्पण कर चुके हैं। और छात्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि द्वितीय वर्ष कला के भीतर हम लोग जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसमें रीतिकाल हमारा निर्धारित विषय है, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से हमें प्रदान किया जाता है। तो एक बार सबसे पहले तो मैं हमारे आयुक्तालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महामारी के इस दौर में भी अपने प्रिय छात्रों से मिलने मिलाने का, उनसे रूबरू होने का ये जो मौका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमें प्रदान किया गया है, उसके लिए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आयुक्त महोदय का, हमारे मंत्री महोदय का, उन तमाम लोगों का, हमारे प्रशासन का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। तो छात्रों, अब हम आते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। आप सबको, जैसा मैंने अभी चर्चा की, कि हम लोग रीतिकाल जो है इस कक्षा में पढ़ेंगे। रीतिकाल पर आने से पूर्व मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। प्रथम वर्ष कला में आप सबने बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ लिया होगा, इस विश्वास के साथ कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसका प्रारंभ कब से होता है और उसके किस तरह से हम उसमें निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से उस पुराने दौर में ले चलती हूँ, यानी प्रथम वर्ष की कला की जो हिंदी साहित्य की कक्षा थी, जिसमें हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम 2 काल। तो मित्रों, आप सबको याद भी होगा, मैं एक बार फिर से पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ा है, जिसके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो उसके बहुत बड़े उद्भट विद्वान हैं, प्रकांड पंडित रहे हैं, उनके माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में बांटा गया है, उन भागों की मैं चर्चा करना चाहती हूँ। यानी उसकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है संवत 1050 से 1375 यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। आदिकाल को आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया और अलग अलग पंडितों ने, विद्वानों ने उसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे किसी ने उसे सिद्ध सामंत काल कहा, तो किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा। बहरहाल ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहती। आदिकाल की जो पूर्वापर सीमा है वो हमने जानी कि संवत 1050 से 1375 के मध्य। उसके बाद आता है 1375 से हमारे जो भक्ति काल की सीमा है, आदिकाल के बाद भक्ति काल माना जाता है। तो भक्ति काल जो है वो संवत 1375 से लेकर के 1700 के बीच में माना जाता है। आप सब बखूबी जानते हैं कि सन और संवत के बीच में, दोनों में जो भेद है वो लगभग 57 साल का फर्क माना जाता है। सन जो है वो उससे 57 साल अलग चलता है और संवत अलग चलता है। बहरहाल ये तमाम चीजें हम प्रथम वर्ष कला में पढ़ चुके हैं। तो मैं बात कर रही थी भक्ति काल की। भक्ति काल की पूर्वापर सीमा हमने जानी कि संवत 1375 से 1700 के मध्य। उसके बाद आता है 1700 से 1900 का काल, यानी संवत 1900 तक हमने जो पूर्वापर सीमा समझी है, उसमें हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। और 1900 के उपरांत आज तक यानी निरंतर चल रहा है वो काल है आधुनिक काल। और मुझे विश्वास है कि आप सबको पता है कि आधुनिक काल में जाकर के गद्य का विकास होता है। ये सब चीजें हम बाद में जब आप तृतीय वर्ष में आएंगे तो उस समय आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की।
रीतिकाल आपके चूंकि पाठ्यक्रम में है, तो रीतिकाल से संबंधित तमाम चीजों का बहुत विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में आज हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। यानी रीतिकाल जो प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके अभिधान की, यानी उसके नामकरण की। इसका नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? बहुत ही कहना चाहिए कि रोचक विषय है कि किसी भी काल को हम जब नामकरण देते हैं तो बहुत अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, आदिकाल में भी यही समस्याएं आई थी और थोड़ा सा छात्रों में एक अलग तरह का एक कहना चाहिए कंफ्यूजन रहता है कि किसको हम माने, सच माने। तो खैर ये सब हम बातचीत के दौरान चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास के इस तृतीय काल को रीतिकाल ही क्यों कहा जाता है। तो रीतिकाल, जिसकी पूर्वापर सीमा की चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूँ कि इसे हम लगभग 1375 से 1700 तक हमने भक्ति काल माना, जिसे कि पूर्व मध्यकाल भी कहा। एक वर्गीकरण हिंदी साहित्य का इतिहास का आता है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 कालों में इसे विभक्त किया जाता है। आप इसे पढ़ चुके हैं आदिकाल में, पर मैं फिर भी चर्चा के दौरान बताना चाहती हूँ कि फिर से आपकी जो स्मृतियां हैं, जो शायद सो गई होंगी कुछ समय के विश्राम के बाद, उन्हें जगाने के लिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि मध्यकाल के नाम से जब हम कहते हैं आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो मध्यकाल में भक्ति काल और रीतिकाल को समाहित किया जाता है। तो 1375 से 1700 का समय पूर्व मध्यकाल के नाम पर भक्ति काल कहलाता है, और दूसरा 1700 से 1900 के दौरान जो समय है वो उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहलाता है। और बाकी जो दूसरे विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 कालों में विभक्त करते हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। बाकी समय सीमा में कोई भी विवाद नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि रीतिकाल के नामकरण की। तो रीतिकाल के नामकरण की जो बात है, उसमें बहुत सारे विद्वानों ने रीतिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ के नहीं बल्कि एक विदेशी विद्वान जो हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बखूबी पढ़ा भी और उसको संकलित भी किया और उसके नामकरण में भी पूरा पूरा योगदान दिया, ऐसे महाशय जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहलाते हैं, उन्होंने इसे रीति काव्य का नाम दिया है। तो बच्चों इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, रीति काव्य का नाम देने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आता है रीतिकाल नाम, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, हम सब अभी बार बार रीतिकाल ही कह रहे हैं। तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वर्गीकरण है, उसे हम ही नहीं बल्कि तमाम विद्वान जो हैं वो सर्वसम्मति से उसे स्वीकार करते हैं, कुछ एक को छोड़ करके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसका नामकरण किया है वो रीतिकाल नाम दिया है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। रीति काव्य और रीतिकाल में बहुत थोड़ा सा फर्क है। तो रीति काव्य नाम देने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और रीतिकाल नाम देने वाले हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। और फिर आता है श्रृंगार काल। आप सबको पता होगा, जहां तक मुझे विश्वास है, कि रीतिकाल के तमाम रचनाएं, लगभग सभी तो नहीं लेकिन अधिकांश रचनाएं जो हैं वो श्रृंगार से संबंधित हैं, यानी प्रेम की कविता है। प्रेम और श्रृंगार जो है वो एक दूसरे से गुथा हुआ है। तो उस नाते से उन अधिकांश रचनाओं को देखते हुए हमारे बीच के एक विद्वान जो हमारे इस हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, ऐसे जो विद्वान है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उनके द्वारा जो नाम दिया गया है वो श्रृंगार काल नाम दिया गया है। श्रृंगार काल नाम इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि तमाम रचनाएं, उसकी प्रवृत्तियां जो थी वो श्रृंगार से संबंधित थी। फिर उसी से जुड़ी हुई प्रवृत्ति परक, यानी उसके जो अभिव्यक्ति कला पक्ष से जुड़ी हुई जो चीज है कविताओं की, वो होती है अलंकार। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अलंकार जो है वो कविता की शोभा तो बढ़ाते ही हैं, कविता को लिखने की एक विशेष पद्धति का निर्माण भी करते हैं। तो आचार्य
रामचंद्र शुक्ल की उस मान्यता को ना मानते हुए मिश्र बंधुओं ने, यानी मिश्र बंधुओं में 3 भाइयों ने मिलकर के हिंदी साहित्य के उस इतिहास को वर्गीकृत किया था। उसमें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जो 3 भाई थे, इन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जानते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने मिलकर के इसका नाम दिया अलंकृत काल, यानी जो कि बहुत साज सज्जा से परिपूर्ण कविताओं की रचना करने वाला काल है। तो अलंकृत काल के अलावा उनके हमारे इस रीतिकाल को एक और जो विद्वान और आलोचक हैं, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल के माध्यम से इसको नामकरण दिया गया कला काल। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों ने भाव पक्ष के आधार पर उसको नाम दे दिया, रीतिकाल हो या श्रृंगार काल हो, और कुछ ने उसके कला पक्ष के आधार पर नाम दिया, तो उन्होंने कह दिया कला काल, यानी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से कला काल इसे नाम दिया गया। और अंधकार काल के नाम से इसे कुछ लोगों ने संबोधित किया। उनमें से जो सर्वोपरि विद्वान हैं वो त्रिलोचन के नाम से जाने जाते हैं। बहरहाल ये चर्चा हुई है आज हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे काल या उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नामकरण की। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से कंठस्थ होंगी। इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे और गुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।